हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको हिंदी में बोला जाता है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसको शॉर्ट नेम बोला जाता है VSEPR। टी को साइलेंट रखता है, VSEPR के नाम से जाना जाता है। आखिरकार VSEPR की जरूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में समझाते हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण पढ़े थे। आखिरकार हाइब्रिडाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आया, क्या दिक्कत आया, जो हम लोगों को VSEPR पढ़ने की जरूरत पड़ा। तो पहले इस चीज को समझते हैं। तो हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे तो आप लोगों को याद होगा इससे पहले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है संकरण। जब हम लोग संकरण निकाल रहे थे तो संकरण निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे आपको, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल आइटम प्लस निगेटिव चार्ज प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज और प्लस मोनोवैलेंट आइटम। मोनोवैलेंट आइटम। तो मोनोवैलेंट आइटम के लिए हम बताए थे आपको हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को लेते हैं। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला था। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिरकार VSEPR की जरूरत क्यों पड़ा, जबकि VSEPR भी बताता है केवल और केवल उसके आकृति को बताता है, उसके केवल और केवल शेप को बताता है। और इससे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन बताए थे या लुईस का VBT बताए थे, तो दोनों के दोनों केस में इससे पहले जो VBT था वो भी केवल और केवल स्ट्रक्चर बता रहा था, केवल और केवल संरचना बता रहा था। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या दिक्कत आए ये समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है मीथेन, अमोनिया और वाटर, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि हम लोग जो इसको फॉर्मूला लेते थे जेड का वैल्यू, तो जेड निकालते हैं, तो सभी का जेड निकालते हैं। तो जेड इक्वल टू 1/2 और प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल आइटम। यहाँ पे सेंट्रल आइटम कौन है? कार्बन। सेंट्रल आइटम कौन है? कार्बन। तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 4, क्योंकि आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है, और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका बात करते हैं NH3 का। तो NH3 में सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन, इसका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना? 5, और 3 हाइड्रोजन के लिए प्लस 3, क्योंकि मोनोवैलेंट आइटम में एक जुटता है। इसके बाद बात करते हैं वाटर का। तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 6 होता है और 2 हाइड्रोजन के लिए 2। तो सभी का कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद जेड का वैल्यू इसका भी 4 आता है, इसका भी जेड का वैल्यू 4 आता है, और इसका भी जेड का वैल्यू 4 आता है। तो आपको हम बताए थे कि अगर जेड इक्वल टू 4 तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो ये हो गया। अब इसका ज्योमेट्री का बात करते हैं। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा टेट्राहीड्रल, हिंदी में इसको चतुष्फलकीय भी बोलते हैं। इसको भी होता है टेट्राहीड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहीड्रल बनता है, और इसका भी टेट्राहीड्रल। तो सभी का टेट्राहीड्रल है। तो इसका अगर शेप का बात करते हैं तो कुछ शेप कार्बन का इस प्रकार से बनता है। कार्बन का जो शेप बनता है, टेट्राहीड्रल का जो शेप बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। H, ये H और ये H, ये मीथेन का शेप बनता है। अमोनिया का बात करें
तो नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो 3 बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर, मतलब इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसका बात करते हैं वाटर का, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत आया कि जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग सोल्व करते थे तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर जेड का वैल्यू 4 है तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका ज्योमेट्री सभी का टेट्राहेड्रल है। लेकिन इसमें जब शेप बनाया गया तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल का मतलब हुआ कि ये बॉन्ड एंगल जो बनाएगा 109 डिग्री और 28 मिनट, इसका भी जो बनाएगा 109 डिग्री और 28 मिनट, इसका भी बनाएगा तो 109 डिग्री और 28 मिनट। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड इज इक्वल टू 109 डिग्री एंड 28 मिनट। सभी का 109 डिग्री एंड 28 मिनट, सभी का 109 डिग्री 28 मिनट, सभी का 109 डिग्री 28 मिनट, और सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और सभी का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। लेकिन ऐसा देखा गया, इसको पहले आप नोट करें, अब इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग प्रैक्टिकल में ले गए, लैब में ले गए। तो लैब में ले जाने के बाद ये CH4, ये अमोनिया और ये वाटर, तो लैब में ले जाने के बाद इसको देखा गया तो इसमें ऐसा हुआ कि जो बॉन्ड बना रहा था केवल और केवल बॉन्ड के कारण जिसका ज्योमेट्री आ रहा था वो तो 109 डिग्री 28 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के कारण जो बॉन्ड बना रहा था उसका देखा गया कि इन दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल है 160 डिग्री लेबोरेटरी में। इसमें देखा गया कि वाटर का जो दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो 105 डिग्री है। ऐसा क्यों हुआ? हम लोग जानते हैं, अभी VSCPR में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि Z इक्वल टू जो होता है बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर, ठीक है, मतलब बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन और प्लस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखा गया कि इसमें कार्बन के साथ 4 कॉर्नर परमाणु जुटा हुआ, 4 कॉर्नर आइटम है, तो 4 कॉर्नर आइटम और 4 ही Z का वैल्यू, मतलब इसमें चारों के चारों क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। इसमें भी Z का वैल्यू 4 आया था, सब में Z का वैल्यू 4 आया था। तो 4 में से अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो एक बाकी का क्या है, लोन पेयर। इसमें से देखा गया कि 4 Z का वैल्यू 4 आया, तो 4 में से 2 तो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और बाकी 2 क्या बनेगा, लोन पेयर। तो लेबोरेटरी में जब देखा गया तो इसका सबका आना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन ये बोलता है कि जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिस कंपाउंड का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट और उसका जो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन बोलता है। लेकिन जब इसको लेबोरेटरी में लेके जाया गया तो यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट तो 4 बॉन्ड बनाया तो ठीक है, लेकिन लोन पेयर की वजह से यहाँ लेबोरेटरी में देखा गया कि 107 डिग्री ही आया और इसका 105 डिग्री ही आया। ऐसा क्यों हुआ, ये चीज समझिए। यहीं पे रहता है VSEPR का जन्म। VSEPR का जन्म यहीं पे होता है क्योंकि sp3 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन लेबोरेटरी में ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें चारों बॉन्ड बना रहा है आपस में, तो चारों बॉन्ड के कारण 109 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर आने की वजह से सभी बॉन्ड को ये रिपल्सन किया, मतलब प्रतिकर्षण किया, और प्रतिकर्षण करते ही ये बॉन्ड को थोड़ा सा क्या कर दिया, छोटा कर दिया। जैसे मान लिया जाए ऊपर में लगा हुआ है लोन पेयर,
तो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर आपस में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करेगा और प्रतिकर्षण करते ही बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, दबा देगा। होना चाहिए शायद 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया 160 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दो लोन पेयर आया तो दो लोन पेयर में आपस में ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, तो ज्यादा प्रतिकर्षण होने से 160 डिग्री से घट करके क्या हो गया 105 डिग्री। अगर मान लिया जाए कि एक और लोन पेयर बढ़ जाता तो इसका और डिग्री क्या हो जाता, छोटा हो जाता। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे लोन पेयर की वजह से इसके बॉन्ड एंगल में क्या हुआ, चेंज हो गया 109 डिग्री 28 मिनट 160 डिग्री और 105 डिग्री। यही होता है VSEPR। VSEPR ये बताता है कि अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन Z=4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होना चाहिए, लेकिन इसके बॉन्ड एंगल में क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं था, यहाँ पे लोन पेयर आया, यहाँ पे दो लोन पेयर आया और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है और उसका एंगल को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। यही से आता है VSEPR का कंसेप्ट। तो यही होता है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जो कि हाइब्रिडाइजेशन कहीं न कहीं अपने थ्योरी में एंगल में कहीं न कहीं क्या कर रहा था, उसको मतलब क्या सही नहीं बता पा रहा था, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। उसी को सही करने के लिए किसका उदय हुआ, किसका जन्म हुआ, VSEPR का। तो VSEPR का केवल और केवल इसमें यही बताया गया है कि आखिरकार हाइब्रिडाइजेशन से VSEPR की जरूरत क्यों पड़ी, जो कि हम इस वीडियो में आपको बता दिए। अगर VSEPR का पूरा फुल वीडियो देखना है तो आप आगे के लेक्चर में मतलब आगे के वीडियो में आप पूरा वीडियो आपको मिलेगा VSEPR का, कि VSEPR क्या होता है, किस प्रकार से बॉन्ड एंगल निकालते हैं, किस प्रकार से ये एंगल घटा है, कुछ न कुछ कारण होता है। तो पूरा का पूरा VSEPR का आपको वीडियो कल के वीडियो लेक्चर में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।